हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसके लिए मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। और ये हम टीचर्स के लाइफ का एक सबसे बड़ा एग्जामिनेशन रहता है, मैं कहूँगी। और हमें सबको इसकी रिक्वायरमेंट है। ज- भले हमारा खुद का डिफेंस वाइवा हो या फिर मैं बोलूँ हमारे स्टूडेंट्स का, ठीक है। और मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कुछ गाइड्स भी मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये सेशन हमारे कैंडिडेट्स के लिए बना दीजिए। तो इसी सब प्यार से मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँ सोसाइटी को, या जो मैं लर्न कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप मेरे सेशंस अटेंड करते हैं, एक पेन बुक डायरी लेके बैठिए, उसमें नोट डाउन कीजिए। जैसे मैं आज आपको पीएचडी ओपन डिफेंस वाइवा वोस, या कुछ लोग इसको वाइवा वो से भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी आप ओरल एग्जामिनेशन ये रहता है इनफैक्ट, तो ये पीएचडी ओपन डिफेंस इसको क्यों बोलते हैं। और इसके थोड़ा सा बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी, फिर मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगी सीरीज, क्योंकि काफ़ी वो लंबी हो जाती है। और फिर आजकल मुझे पता है सबका रिटेंशन स्पैन एक रील के लिए है, बट एक एजुकेशनल वीडियो के लिए नहीं है। बट अगर आप अपनी पीएचडी वाइवा देने जा रहे हैं, और स्पेशली जैसे मैं बोलती हूँ कि हम चैट जीपीटी या स्टैटिस्टिशियंस पर रिलाई करते हैं इसके लिए भी। अब मैंने काफ़ी अपनी पीएचडी जर्नी में देखा है, बहुत सारे स्टैटिस्टिशियंस ये वाइवा की पीपीटी एकदम सिंपल बनाने के लिए भी आपसे 5-10 हज़ार ले लेते हैं, और कुछ कैंडिडेट्स को हंसते हंसते दे भी देते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ जो मेहनत हम खुद कर सकते हैं उसको आउटसोर्स नहीं कीजिए। मैं पीएचडी आउटसोर्सिंग, रिसर्च पेपिंग आउटसोर्सिंग के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब में टैलेंट है तो हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उस पर भी मैं कभी दूसरे सेशन में बात करूंगी। बट आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पीएचडी, सबसे पहले पीएचडी का फुल फॉर्म रहता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है। ये हम कब एलिजिबल होते हैं इसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई है, बट फिर भी थोड़ा सा समराइज में कर दूंगी। जैसे अगर आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दिया है, मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देते हो, या तो अगर आप यूजीसी की गाइडलाइंस फॉलो करें, तो 2024 अगस्त के, जून जुलाई अगस्त में उन्होंने बताया है कि अब से पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट स्क्रैप हो जाएंगे, और सिर्फ नेट स्कोर पर ही हमारा पीएचडी की एलिजिबिलिटी बनेगी। तो अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद आपने अपना पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दिया कोई यूनिवर्सिटी का, अब जैसे मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की, तो रिसेंटली हमारा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अब मुझसे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैम अगर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया है तो मैं कहाँ का एलिजिबल हूँ। तो आप इस क्वेश्चन का ध्यान सुनिए कि जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर रिसर्च सेंटर है, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एफिलेटेड है, उनके वहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी रहेगी। अब आप जैसे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करे, या कोई अदर स्टेट यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर आपको उनके वहाँ का क्या रूल है, उनके वहाँ का क्या एलिजिबिलिटी है, वो आपको चेक करना है। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, या मैं बोलूँ अगर आप एसएनडीटी का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो एसएनडीटी का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में अप्लाई नहीं कर सकते, और ये एप्लीकेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लिए भी, ठीक है। तो आप जो यूनिवर्सिटी का देते हैं आप वहीं पर स्पेसिफिकली रहते हैं। अनदर थिंग, आप स्टेट लेवल जो हम क्वालिफाई करते हैं अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें अगर आपने क्वालिफाई किया है और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस में उन्होंने आपको एग्जेम्पशन दी है कि अगर आप स्टेट लेवल क्वालिफाइड है तो आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जैसे अब नेट की बात करें, तो नेट तो आपको हर जगह एप्लीकेबल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेट यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी एनीवेयर इन इंडिया। अगेन आई गिव यू अ क्लॉज कि आप ये प्लीज चेक कर लीजिए जो भी आप यूनिवर्सिटी से जाते हैं, ठीक है। मैंने कह दिया या किसी ने कह दिया, ऐसे नहीं होता है। हमेशा आपको डॉक्यूमेंट्स ब्लैक एंड व्हाइट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके आप। तो अगर आप प्लान करें कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी, तो उनकी वेबसाइट चेक कीजिए, वहाँ की एलिजिबिलिटी देखिए, वो सेट, नेट, या उनके वहाँ का खुद का टेस्ट लेते हैं, या फिर अब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से जुड़े तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सबसे पहली बात। अब जब हम पीएचडी के ओपन डिफेंस वाइवा से पहले हमारी थीसिस प्रिपेयर हुई थी, थीसिस हमारी जाती है रेफरीज के पास, रेफरीज से अगर हमें पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो हमारा वाइवा लग जाता है, ठीक है। अब ये ओपन डिफेंस वाइवा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप
आपके ही सब कैंडिडेट से वाइवा में, तो वो आपको क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ बेटर टू इनवाइट पीपल, ठीक है। जैसे आप अब टीचिंग में हो तो अदर टीचर्स को इनवाइट कीजिए, एकेडमिशियंस को इनवाइट कीजिए, या तो जैसे आपकी कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो एक्सपर्ट है, उनको इनवाइट कीजिए। तो वहाँ पर अगर आपके प्रेजेंटेशन के बाद उनको क्वेश्चन पूछना है तो इट इज़ अलाउड, ठीक है। और आजकल जैसे ऑनलाइन अगर वाइवा हो रहे, अगर आपका ऑफलाइन है तो पता है अलग प्रोसेस है, बट अगर ऑनलाइन वाइवा हो रहा है तो एंश्योर दैट आप ऐसे लोगों को इन्वाइट करिए वाइवा के लिए जो आपसे जुड़े हुए और साथ में वो दूसरे फील्ड से भी है, जैसे एक्सपर्ट है आपकी एडवर्टाइजिंग में, कोई एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट। तो इससे क्या होता है ना, उन्होंने आपको जो क्वेश्चंस पूछे उनको पता लगता है आपकी पीएचडी की वर्थ क्या है। ओके, तो ये हो गया हमारा ओपन डिफेंस वाइवा। फिर है हमारे पास कॉ, ये मैंने लिखा है। अब मैं पीपीटी के बारे कुछ बताऊंगी, बेसिक गाइडलाइंस। तो जैसे कि मैं कॉमर्स है और कॉमर्स के अंदर मेरा बिजनेस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये आप अपने सेंटर की गाइडलाइन से पूछ सकते हैं कि पहले स्लाइड पर क्या आना चाहिए। ओके, क्या अब तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का लोगो यूज नहीं कर रहे, तो वो नहीं आता। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टाइटल। अब टाइटल किसका, टाइटल आपकी पीएचडी रिसर्च स्टडी का। तो यहाँ पर टाइटल, अब मैं नोट करती हूँ कि काफी गलतियां क्या हो जाती है। जैसे आपका टाइटल है अ स्टडी ऑन एक्स वाई जेड टॉपिक, तो ए कैपिटल, स्टडी का एस कैपिटल, ऑफ का ओ स्मॉल आएगा, ठीक है। अगर आप फुल कैपिटल डाल रहे हो तो वो भी देखिए, या तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल है और कौन सा वर्ड कैपिटल होना चाहिए, जैसे फॉर का एफ कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट का एस कैपिटल होना चाहिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगी इंग्लिश में हम लोग सब बहुत एक्सपर्ट है, बेसिक ग्रामर या फिर मैं बोलूँ ये बेसिक चीजें फॉर्मेटिंग जो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज योर वर्क स्पीक्स अबाउट यू, ठीक है। हमें पता लगता है कब कि हमारे में गलतियां, जब कोई सही बंदा हमको इवेल्युएट करा, बराबर। तो ये सारी चीजें याद रखिए, गलती से हो गया, ध्यान नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट टू इंश्योर आई एम टेकिंग अ इनिशिएटिव, मैं बोलूंगी मुझे इसलिए सपोर्ट करना है कि हम सबकी क्वालिटी इंप्रूव होए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास भी कुछ नॉलेज आप उसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो शेयर करने से और ही बढ़ जाता है। ओके, सो यहाँ पर टाइटल हो गया रिसर्च स्टडी का। मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाई है कि रिसर्च का टाइटल कैसे होना चाहिए। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आओ रिसर्च सीखो, जिस पर मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पूरी वीडियोस बनाई हुई है पीएचडी और रिसर्च पेपर रिलेटेड। फिर आता है नेम ऑफ द स्कॉलर। अब यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए, और यहाँ पर आप डॉक्टर नहीं होते, यहाँ पर आप मिस या मिस्टर होते, ओके। और आप चाहिए तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर अंदाजा हो जाता है कि एक स्कॉलर को एंट्री एडमिशन कब ली, रजिस्ट्रेशन कब हुई, और उसका फाइनल वाइवा कब हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर नेम, अब जैसे मेरा नाम कवलप्रीत कौर पुरी है, तो के का के, कवलप्रीत का के कैपिटल, कौर का के कैपिटल, पुरी का पी कैपिटल, ये भी हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज इट शोज अ वेरी बैड इंप्रेशन आई टेल यू। फिर है अंडर द गाइडेंस ऑफ। अब यहाँ पर क्या हम गलती करते हैं, हमने अपने गाइड का नाम तो लिख दिया, ठीक है, रिसर्च सुपरवाइजर का नाम लिख दिया, बट हम रिसर्च सुपरवाइजर उनको क्या बता देते हैं, वो जो अदर से, जैसे अदर वो डायरेक्टली रिसर्च सेंटर से रिलेटेड नहीं है, तो आप उनके कॉलेज का, जहाँ के वो एसोसिएट प्रोफेसर है, या जहाँ के वो प्रोफेसर है, या जहाँ के वो प्रिंसिपल है, वहाँ का नाम नहीं लिखना है। बिकॉज यहाँ पर आप दोनों कैसे जुड़े हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसर्च सेंटर। ओके, तो नेम ऑफ द स्कॉलर में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लिखोगे, आप जहाँ के रिसर्च स्कॉलर हो। सपोज आप मुंबई में जॉब कर रहे हो बट आप पीएचडी कर रहे हो इंदौर से, तो आप यहाँ पर नेम ऑफ द स्कॉलर में इंदौर की यूनिवर्सिटी का लिखोगे, बिकॉज उसके बेसिस पर ही आप वाइवा दे रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर मुंबई के कॉलेज नहीं लिखोगे। सिमिलरली एप्लीकेबल टू द गाइड, गाइड और आप क्यों कनेक्टेड है, बिकॉज ऑफ द रिसर्च सेंटर, तो यहाँ पर गाइड के कॉलेज का, अदर गाइड दूसरे कॉलेज से, या गाइड असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर कहीं और के, या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपके सेंटर का नाम। सो यू बोथ आर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द रिसर्च सेंटर। ओके, अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से करे पीएचडी और आपकी गाइड भी वही है, तो वही डिटेल्स आएगी। फिर आप अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए, रिसर्च सेंटर का, और फिर आप वो लिख दीजिए एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो इन शॉर्ट ये पहली स्लाइड है, जो अगर आप जिससे भी बात करके पूछना चाहती है, तो सबसे पहले वो बता रहे द रीजन वी आर मीटिंग इज ओपन डिफेंस वाइवा। ये कॉमर्स बिजनेस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन आप कहीं पर भी लिख सकते हो, बट मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि क्लियरिटी मिल जाती है, ठीक है। आप कॉमर्स में आपने बिजनेस मैनेजमेंट किया है, मैनेजमेंट स्टडीज किया है, या आप साइंस वाले, तो वो आप अपने यहाँ का चेक कर लीजिए। टाइटल हो गया, मैंने बताया कैपिटल कैसे लिखना है। और यहाँ पर अगर फॉन्ट साइज बहुत बड़ा रख रहे हैं, बहुत छोटा रख रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, अक्सर पीपीटी में क्या गलती हो रही है, हम हमेशा अपने तरफ से बना देते पीपीटी, बट वी नेवर अंडरस्टैंड द रीड।
और मेरी गाइड मैडम हमेशा कहती थी मेक इट इजी फॉर द रीडर। तो अभी सपोज आप घर पर ऑनलाइन बैठ के मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं और इतना डार्क मैंने स्लाइड लिखा है, मरून कलर डाल दिया, येलो कलर जो दिख रहा ही नहीं है, तो वहां पर भी हम क्या मैनेज करेंगे? ओके, तो हमेशा लाइट कलर सेलेक्ट, इतना भी लाइट नहीं, लाइट जो दिख रहा है। और ठीक है, एंड आई बिलीव दैट पीएचडी दिस स्लाइड्स और पीपीटी प्रेजेंटेशन शुड नॉट बी वेरी फैंसी, क्योंकि यहाँ पर आपका कंटेंट नॉलेज मायने रखता है, रेदर देन मेकिंग इट मोर फैंसी। तो कुछ यहाँ से डिजाइन आ रहा है, कुछ यहाँ से डिजाइन एनिमेशन कितना हद तक रखना है वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज वी गेट लिमिटेड टाइम। आजकल के रूल्स पर हमें 30 मिनट्स ही मिलते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, या देर इज अ पॉसिबिलिटी ओनली 20 मिनट्स। सो यू शुड ऑलवेज मेक इट वेरी क्रिस्प एंड वेरी शॉर्ट, ओके, जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए और कुछ अधूरा भी नहीं रहे। और इसके लिए मेहनत लगती है, ऐसे नहीं एक दिन में आप किसी को पैसे देके अपना काम करवाएं। ओके, तो पीएचडी ओपन डिफेंस मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, टाइटल ऑफ द रिसर्च के डी, नेम ऑफ द स्कॉलर, प्रॉपर विथ नो मिस्टेक, रजिस्ट्रेशन डेट, और आप रिसर्च सेंटर का ही नाम लिखोगे, अपने में भी, गाइड में भी, और आपके कॉलेज का नेम में भी, ठीक है, और गाइड की डिटेल्स। ओके, तो आई होप सो यहाँ पर क्लियर है। अब तक अगर आप मेरे सेशन के साथ नहीं जुड़े तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नेट सेट की भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है, जर्नल पेपर 1 की प्लेलिस्ट सबको एप्लीकेबल है। अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट से तो आप पेपर लिस्ट 2 चेक कर सकते हैं। और चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, अब ये देखिए, अब जैसे कि मेरा टॉपिक था पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट, तो ये मैंने थोड़ा सा एनिमेशन कर दिया है। इट अगेन डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, कि हम जैसे अभी किस टॉपिक पर करें, एडवर्टाइजिंग पर करें, मीडिया पर करें, सोशल मीडिया पर करें, कंज्यूमर बिहेवियर पर, तो आप एक उसका यहाँ पर आइकन, सिंबल, फोटो या जरूर इमेज डाल सकते हैं, बट हमें इसको सिंपल रखना है। फिर ये होता है कंटेंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन या तो फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो हम स्टार्ट करने से पहले रीड आउट कर देते हैं। तो अक्सर फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन रहता है टॉपिक को, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और आई बिलीव रिव्यू ऑफ लिटरेचर शुड एंड विद रिसर्च गैप्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस। नाउ हाउ डू वी कम टू द रिसर्च गैप्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस? I have already explained in my previous video, so you can check. Then comes the statement of the problem, because जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, हम रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस ढूंढते हैं, उसी के बेस पर ये सब कनेक्टेड रहता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज द रीजन, द चैलेंज इन द सोसाइटी, और द प्रॉब्लम विच फॉर विच आई वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन एज अ रिसर्चर। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बोलते हैं उसको कुछ लोग। फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द, अब देखिए ये भी मैंने ना अपने हिसाब से लगाया है, आप इसको लॉजिकल फ्लो में लगा सकते हैं। ओके, इफ यू थिंक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम शुड कम अ लिटिल बिलो, यू डू इट, बट एंश्योर दैट लॉजिकल हो। ऐसा नहीं है मैंने पहले ऊपर कुछ और बता दिया और रिव्यू ऑफ लिटरेचर लास्ट कर दिया, बिकॉज अगर हम बात करें प्रैक्टिकल, जब हम काम करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही सबसे पहले आपकी कहानी स्टार्ट होती है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देन यू ट्राई टू एक्सप्लोर दैट, कि यहाँ पर मुझे क्या ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी है और मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी। नो, व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी? बेसिकली आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो, अब नहीं भी करते हो, ठीक है, उसमें से हमको वेरिएबल्स मिलते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट्स मिलते हैं, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ओके, या फिर मैं बोलूँ लॉयल्टी, या फिर आप उसको डेमोग्राफिक से छोड़ रहे, तो जो भी आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स का, वो आपका कॉन्सेप्ट। एंड आई ऑलवेज एडवाइज we should all have a conceptual framework of the study, because it keeps your study restricted and you know throughout the study what you are doing. फिर सोशल रेलेवेंस ऑफ द स्टडी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, पीएचडी सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है, हमें लगता है कि हम बहुत कुछ करें, ऐसा भी नहीं है कि हमने बहुत बड़ा सॉल्यूशन दे दिया, बट येस ईच टॉपिक शुड हैव सम सोशल रेलेवेंस, आई विल से सम रेलेवेंस टू द एनवायरमेंट, टू द सोसाइटी। अब जैसे मैं कॉमर्स से हूँ तो उसका कमर्शियल गेन भी हो सकता है। अगर आपको लगता है आपके टॉपिक का कोई सोशल रेलेवेंस नहीं है, आपने ऐसे सोच के किया था क्या ही फर्क पड़ता है कौन सा भी टॉपिक सेलेक्ट कर ले, ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एंश्योर दैट यू आर एडिंग समथिंग टू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आई मीन यू आर गिविंग बैक टू द लिटरेचर, कुछ लिटरेचर में कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे आपने कोई नया कंस्ट्रक्ट फाइंड आउट किया, कोई नया रिलेशनशिप फाइंड आउट किया स्टेट। अब जैसे मैं बोलूँ नींद कम आ रही है आजकल लोगों को जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, तो हो सकता है अगर ऐसी स्टडी प्रपोज नहीं
नहीं हुई है इस एंगल से, तो हम कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज समथिंग यू आर एडिंग टू द लिटरेचर। तो आप देखिए सोशल रेलेवेंस में सोसाइटी को क्या बेनिफिट है, ओके, इन्वायरमेंट को क्या बेनिफिट। अब जैसे मैं बात करूं, मैंने बीएसटी बस मुंबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर स्टडी किया। So definitely if people are using public transport and public transport is so appealing, then definitely there is going to be curtail in the pollution। ठीक है, पॉल्यूशन कम हुआ तो हमारी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। और अब आप न्यूज़ फॉलो करते हो, आपने देखा होगा एयर पॉल्यूशन इज कटिंग द लाइव्स ऑफ पीपल बाय 5 years। There, a few weeks back, people in Delhi were finding it difficult to breathe. Okay, so all this is because of the pollution, and this pollution is becoming challenging day by day. And vehicles तो सबसे ज़्यादा pollution emit करते, कार्बन मोनोऑक्साइड। Okay, in fact, as per a study, it has been predicted that some days in the coming days vehicle pollution will be more than the industrial emissions। तो यहाँ पर आपका सोशल रेलेवेंस, इन्वायरमेंटल रेलेवेंस, और अगर मैं कॉमर्स के एंगल की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर जुड़ जाता है। ओके, फिर हमारे पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। नाउ आई ऑलवेज से व्हेन यू आर प्रपोजिंग एनी रिसर्च पेपर और एनी रिसर्च स्टडी, एंश्योर दैट द टाइटल, द research objectives and research hypothesis are talking about the same thing, they are in alignment। टाइटल कुछ और बोलता है, ऑब्जेक्टिव्स कुछ और फ्रेम होते हैं, हाइपोथेसिस कुछ और बनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिसर्च गैप से ही हम रिसर्च क्वेश्चंस पर जाने चाहिए, और लॉजिकली रिसर्च क्वेश्चन से ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, एंड जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वही आपको हाइपोथेसिस पर लेके आना है। नाउ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाने हैं, हाइपोथेसिस कैसे बनते हैं, ये भी मैं कमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करूं। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे वाइवा में अगर एक्सपर्ट्स के पास टाइम नहीं है वाइवा में, तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू the research gaps, the statement of the problem, significance of the study, coming to the research objectives, hypothesis, research methodology, and they may ask you to conclude with the suggestions given by you। okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में गड़बड़ करना मतलब ये शो करना है कि हमारी रिसर्च बहुत वीक थी। एंड स्कॉलर्स ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर योर फाइनल वाइवा, वो आप अपने गाइड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, आपकी और आपकी गाइड की ही ये पूरी पीएचडी रहती है ना, और अगर हम कुछ गलत करें तो इट रिफ्लेक्ट्स, फिर गलत चीजें भी हो जाती है। ओके, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं शेयर करूंगी आने वाली वीडियोस में। इसकी इस वीडियो को मैं पार्ट्स में बना रही हूँ ताकि आपको इजी लगे और आप टाइम दे पाए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड आप लोग के पास टाइम नहीं है। और मैं तो ये भी बोलती हूँ, आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, घर में खाना बना रहे हो, या फिर आप ऐसे ही सुन रहे हो, तो मेरी प्लेलिस्ट लगा लीजिए और साथ में आप ये डिस्कस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो एक बार सुनने से दिमाग में चली जाएगी, अदरवाइज यू कैन पॉज द वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड प्रिपेयर योर नोट्स। फिर उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो आपने अपने थीसिस में किया था उसी को वहां पर यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एंड देन यू हैव द फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स एंड सजेशंस। फाइंडिंग्स क्या होती है, जो हमारे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, हम उसमें से क्या कंक्लूजन कर रहे हैं। एंड एज रिसर्च स्कॉलर्स वी शुड गिव ओनली सजेशंस, वी शुड नॉट गिव recommendations, because suggestions are free and recommendations are generally for paid study। जैसे आपको गवर्नमेंट ने बोला इसका सॉल्यूशन निकाल के दो। ओके, सो जस्ट रिमेंबर थीसिस में सजेशंस होनी चाहिए, recommendations नहीं। तो आई होप सो अब तक आप मेरे साथ है, अब तक आपने मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब ये आता है हमारा फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, मैंने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया, और पीपीटी में है ना बुलेट पॉइंट्स रखने चाहिए। अब क्या होता है ना, पीएचडी बहुत वास्ट है, थीसिस बहुत बड़ी थी, सो वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट विच पार्ट शुड बी अ पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, जब हम बनाते हैं वो स्टडी का बैकग्राउंड होता है। स्टडी के बैकग्राउंड के साथ हम इस टॉपिक तक कैसे आए। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, द इंट्रोडक्शन शुड एंड विद द रीजन that why we have proposed the topic and what we are going to do, because we should never keep the readers guessing। देखिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं स्टडी के रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर, या मैं बोलूँ एनालिसिस पर, इनफैक्ट बहुत सारा पैसा देके डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन कराते हैं, बट वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट इफ द फर्स्ट पार्ट, the first section of the research paper or the thesis is not attractive, not appealing, something not of worth, then people are not going to read it further। तो आपका कितना अच्छा भी एनालिसिस हो, कितनी अच्छी भी स्टडी हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट गेटिंग रिजेक्टेड।
तो इंट्रोडक्शन भी उतना ही सुंदर होना चाहिए, उतना ही अट्रैक्टिव होना चाहिए जितना आप अपनी मेहनत एनालिसिस पर करते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन में अब देखिए क्या होता है, एक और गलती हम करते हैं। अब ये हमें प्रैक्टिस के साथ ही समझ आता है, या आपने कोई प्रेजेंटेशन दिया, लेक्चर्स, नो डाउट वी ऑल आर टीचर्स, बट जो स्क्रीन पर होता है वही आप देख के बोल रहे हैं तो उसमें कोई भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो रीडर होता है, जो आपकी ऑडियंस है, वो भी स्क्रीन पर देख सकती है। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में बुलेट पॉइंट्स कुछ रख लीजिए और यहाँ पर एडिशन में उसके साथ बोलते रहिए। ओके, तो ऐसा हो जाएगा कि मैं वहां देखकर भी नहीं बोल रही हूँ और मुझे बोलना आता है। देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ इस पर मेहनत लगती है, आप एक दिन में 2 दिन में नहीं कर सकते। और जब हमारे पास टाइम रिस्ट्रे कॉन्स्ट्रेंट्स है तो 30 मिनट्स के अंदर बोलना पूरे 500-600 पेजेस की थीसिस इज नॉट अ जोक। ओके, तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा फ्लो लगता है, आपको क्लैरिटी ऑफ स्पीच रखनी है, फिर आपको कोशिश करना है कि आप सही स्पीड पर बोल रहे हैं, क्योंकि आप इतना फास्ट बोलेंगे तो सामने वाले समझेगा किसी नहीं। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी द पर्सन इज रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनके माइंड को भी तो ग्रैस्प होने में कुछ लगता है। ओके, एंड अभी जैसे मेरा टॉपिक मैं बोलूंगी, इट वॉज नॉट वेरी टेक्निकल, इट वॉज समथिंग विच इज जनरल। So even a layman, okay, even if the person is not studied about this topic before, will be able to understand and ask me questions. But क्या होता है ना, जैसे कोई टेक्निकल टॉपिक है, अगर मैं बोलूँ वर्किंग कैपिटल के ऊपर अकाउंट्स वाला का टॉपिक है, या साइंस में कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें जनरल ऑडियंस को नहीं समझ आ रहा है, देन ओके देर इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट जनरल टॉपिक्स के लिए तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे की पॉइंट्स डाल दूंगी, पॉइंट्स में डालूंगी, सेंटेंसेस में नहीं, जो बता रहा है कि मेरे थीसिस में अब तक क्या, पहले इस एरिया में क्या काम हुआ था, मैं ये टॉपिक को क्यों प्रपोज करना है, ऐसे थोड़ा सा एक एक पॉइंट में आप लिखेंगे एंड यू इंश्योर दैट यू एक्सप्लेन। आपको पैनल के साथ डिस्कस करना है, पैनल को बताना है। तो आप, ऐसा नहीं होता आप स्क्रीन पर ही देख के पढ़ते जा रहे हैं, कुछ चीजें स्क्रीन पर देख के पढ़ने से ही होगी, बट कुछ चीजें हम खुद से मेहनत कर सकते हैं। ओके, फिर अब जैसे मैंने ना अभी इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स बताया, प्रूव किया था कि मैंने ये टॉपिक क्यों प्रपोज किया। ओके, तो फ्यू अलार्मिंग फैक्ट्स, जैसे एयर पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या प्रेजेंट स्टेटस क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी बढ़ी है, बसेस का स्टैटिस्टिक्स। It is always better to keep yourself updated. What happens when we submit the thesis? There's a possibility that your viva is after 6 to 7 months. So there must lot of changes in the टॉपिक। तो अगर आप उससे अपडेटेड रखते हैं अपने आप को, तो आपका वाइवा भी अच्छा जाएगा। और मैं बोलती हूँ एक अच्छा रिसर्चर सिर्फ पीएचडी तक ही उस टॉपिक को प्यार नहीं करता है, आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन स्टडीज देखोगे, वहां पर क्या होता है, जनरली एक ऑथर या एक रिसर्चर एक ही टॉपिक से बहुत साल तक जुड़े रहते हैं, उसी में नया एडिशन, कुछ नया आता है वो करते रहते हैं। तो वैसे हम भी कर सकते हैं। ओके, फिर एक दिन ऐसा आएगा, यू विल थिंक ऑफ बीएसटी बस एंड यू विल थिंक ऑफ कवलप्रीत। तो दिस इज हाउ वी कैन ऑलवेज वर्क पैशनेटली टूवर्ड समथिंग। तो ये कुछ चीजें आप बता सकते हो, स्टैटिस्टिक्स अपडेटेड, इतना भी कंटेंट नहीं रखना है, इतना भी नहीं बोलना है कि इंट्रोडक्शन पर ही आधा टाइम बीत जाए। सो डिवाइड 30 मिनट्स इनटू द नंबर ऑफ स्लाइड्स। ओके, आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन पर मुझे 2 मिनट बोलना है, मुझे स्टैटिस्टिक्स पर कितना देर बोलना है, सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ना व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये मैंने आपको बताया था, बेसिक बैकग्राउंड होता है, कितनी स्टडीज होगी। तो अगर हमारे जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस की फॉर्मेट पर है, सबसे पहले हमने कितने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किए। अब जैसे आप बोल सकते हो मैंने रिसर्च पेपर्स इतने किए, मैंने थीसिस इतनी स्टडी की है, मैंने बुक्स यूज किए, न्यूज़पेपर्स। और मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्या मैम यूट्यूब वीडियोस, जैसे कि किसी ने मुझको एक्नॉलेजमेंट देनी होती है, उसको हम कैसे लें। तो आप ये याद रखिए, आजकल बहुत सारे सोर्सेज, ब्लॉग्स को, व्लॉग्स को, यूट्यूब चैनल्स को, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी, उसको भी कंसिडर किया जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। बट आई ऑलवेज गिव अ डिस्क्लेमर, आप जब भी कुछ करते हो, आप अपने रिसर्च गाइड, सुपरवाइजर और कॉलेज, सेंटर, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। ठीक है, एपीए के ऊपर मेरी एक वीडियो है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो हमारा रेफरेंसेस के ऊपर है। जब हम बिब्लियोग्राफी सब बनाते हैं तो वो स्टाइल के, तो उसमें बताया गया है कि आप कौन सी चीज़ों को रेफरेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं एज अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और उसको कैसे साइटेशन देनी है। ठीक है, अब आपने 10 थीसिस पढ़ी, और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगी, एटलीस्ट आप बिफोर डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग या रिसर्च प्रपोजल, अगर आपने 25 से 3 अच्छे क्वालिटी पेपर्स
प्रॉपर रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है, योर पीएचडी बिकम वेरी स्मूथ एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट मी, उस टाइप का लेवल आपका बहुत। अब आप पीएचडी आउटसोर्सिंग थीसिस करा रहे, किसी और से काम करवा रहे, वो पढ़ रहा कोई और है, लिख रहा कोई हो, या आप चैट जीपीटी पर जाते हो, रेडीमेड रेफरेंसेस ले लेते हो, देन क्या होता है ना, उतनी नॉलेज नहीं होती। यस, मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग चैट जीपीटी को यूज करने के बाद उसको पूरा पैराफ्रेज करके और फिर उसको इतना स्मार्ट वे से पढ़ते हैं कि किसी को समझेगा नहीं। बट जस्ट आई बिलीव इन दैट आई एम आंसरेबल टू नॉट ओनली माई सेल्फ, आई एम आंसरेबल टू गॉड ऑल्सो। अपने हार्ड वर्क को भी तो आंसर करना है ना, कि हमने एक्चुअली कितना ऑनेस्ट किया है। और जब आप पीएचडी लेते हो वो एक जिम्मेदारी है। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने घर का, जब हमारा बच्चा होता है हम उसको किसी और के पास छोड़ के जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो दैट इज ऑलवेज अ डिफरेंस इन द अपब्रिंगिंग। तो मुझे अपनी पीएचडी खुद करनी है आउटसोर्सिंग, या आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना काउंट आप लिख सकते हैं और अपने कौन से एरियाज में किया। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर को बांट सकते हैं नेशनल सोर्सेज, इंटरनेशनल, टॉपिक वाइज, जैसे मैंने बताया सर्विस क्वालिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो थोड़ा इसको फैंसी टाइप में मैंने कर दिया है। सिंपल भी आप रख सकते हैं, बुक्स भी जोड़ सकते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू। बहुत ज्यादा फैंसी करके पीएचडी डिफेंस वाइवा में मजा नहीं आता, ठीक है। तो बेसिक आप जितना रख सकते हैं, तो यहाँ पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो जाए। फिर मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स फ्रॉम द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वो तुरंत हो जाती है स्लाइड। इसमें सिर्फ काउंटी बताना और एरिया बताना है। तो और यहाँ पर मैं सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, जैसे सर्विस क्वालिटी के बारे में मुझे सबसे पहले क्या पता लगा, जो भी मेजर फाइंडिंग्स है जिसके बेसिस पर आपने रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई। ओके, सपोज द स्टडी वाज नॉट डन इन मुंबई रीजन, ओके, और वॉज डन इन बिट्स एंड पार्ट्स, या तो फिर एक नया वेरिएबल कभी स्टडी नहीं हुआ है, तो आप वो फाइंडिंग्स और ऑथर्स के नेम दे सकते हैं। भले आप ऑथर्स का नाम लेफ्ट पर लिखे, फाइंडिंग्स लिखे, और उसको थोड़ा सा समराइज करके बता दीजिए कि ये टॉपिक्स में आज तक क्या कवर था और क्या करना। तो अगर आपने 100 रिव्यू भी किए तो 5-6 यहाँ पर आप बता सकते थे मेजर सिग्निफिकेंट। ओके, तो ये ऐसे टेबुलर फॉर्म में बता सकते हैं, बिकॉज अगर आप घर से देखो, अगर आप मेरी अभी लेक्चर देखोगे तो टेबल से बहुत ईजी हो जाता है देखना। नेक्स्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद रिसर्च गैप्स आना ही चाहिए। हाउ यू डिराइव टू द टॉपिक, और व्हाट वाज प्रीवियसली डन बाय द स्कॉलर्स, और वाज समथिंग डिबेटेबल फॉर विच यू कुड प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। किसी ने बोला एब्सेंटिज्म इसलिए होती है क्योंकि लोग स्ट्रेस में होते हैं, फिर कोई बोल रहा है नहीं एब्सेंटिज्म इसलिए भी होती है कि सैलरी कम है। सो आप ये बोल सकते हैं ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी थी, तो मैंने दोनों के ऊपर स्टडी की है। सो ऐसे रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करके आपको वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। आई बिलीव वी शुड ऑलवेज डू दिस, बिकॉज दिस मेक्स योर स्टडी स्ट्रॉन्ग। तो कभी क्वेश्चन ही नहीं आएगा अपने रिसर्च कैसे फाइंड आउट क्या गैप। फिर है रिसर्च क्वेश्चंस। अब व्हाट आर रिसर्च क्वेश्चंस, यही रिसर्च गैप्स जो हमें मिला, हम जो प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं वहां से हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। नो, व्हाट आर रिसर्च क्वेश्चंस, after research questions you should be able to draft your research objectives. What are research objectives, what you want to finally achieve from your project, ठीक है। आप अब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, आप स्टडी करेंगे, सर्वे करेंगे और आप डेटा कलेक्ट करेंगे। ओके, तो वहां से हमें पता लगेगा कि हम जो प्रूव करना चाहते, तो ये प्रूव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर आपके रिसर्च क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी। नाउ व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज जनरली अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसे सेटिस्फेक्शन लीड्स टू लॉयल्टी। ओके, या तो फिर मैं बोलूँ डेमोग्राफिक्स अफेक्ट कर रहा है, तो आप वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसमें बहुत अच्छे से अगर आप रिप्रेजेंट कर पाए, और ये कब बनता है, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लेते हो, यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट और विच रिलेशनशिप। और अगर आपको थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है, तो एनोवा कब लगता है, टी टेस्ट कब लगता है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए क्या लगता है, टाइम सीरीज कब लगता है, को रिलेशन कब लगता है, तो ये सारे हमको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से ही एक्चुअली समझ आ जाता है। सो दिस बिकम्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, समथिंग दैट इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट और हेल्प यू इन योर स्टडी। तो इस पूरे रिसर्च फ्रेमवर्क में आपको पता लग जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, और दिस इज बेटर इफ यू डिजाइन इट अर्लियर, बिकॉज इसके बाद आपकी बाउंड्री सेट हो जाती है एंड यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम योर पीएचडी। ठीक है, तो इस सेशन के लिए मैं इतना ही डिस्कस कर रही हूँ। आगे हम कौन सा बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अभी रिव्यू ऑफ लिटरेचर तक बताया, रिसर्च गैप और रिसर्च क्वेश्चंस, फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, फिर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कैसे डिराइव होती है, वो भी मैं आपको कमिंग वीडियोस में शेयर करूँ। ठीक है, तो समराइज करते हैं। आज हमने देखा पीएचडी ओपन डिफेंस वाइवा। सबसे पहले मैंने आपको टाइटल पेज के बारे में बताया, ठीक है, क्या गलतियां करनी नहीं है, कलर देखना है, बैकग्राउंड देखना है, और नाम हमारे रिसर्च सेंटर का आना चाहिए, अपने नाम में भी और गाइड के नाम में भी। ठीक है, फिर हमें देखना है यहाँ पर कॉन्टेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, और याद रखिए जो भी आप प्रेजेंट करो आपको उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले। ओके, स्पेशली फ्रॉम द ऑडियंस जिन्होंने आपकी थीसिस नहीं पढ़ रही है,
तो इंश्योर दैट व्हाट यू आर राइटिंग यू हैव स्टडीड ऑल्सो। किसी और से काम करा के लिख दे, ऐसे नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी में मैंने आपको क्या बताया, और उसमें हम कैसे क्या बोलना है, देख के बिना कैसे बोलना है, और कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, वो आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया रिव्यू ऑफ लिटरेचर का काउंट कौन से एरियाज में किया है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या है, हाउ आई डिराइव टू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर से रिसर्च गैप्स तक मैं कैसे आई, और रिसर्च गैप से मैं रिसर्च क्वेश्चन से कैसे आई। ठीक है। और आप मेरे वीडियो तक एंड तक बने के लिए थैंक यू। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जैसे कि आपको पता है नेट का एग्जाम है, तो आज उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी, तो 11 दिसंबर है। आज एक दिन और आपको मिला फॉर्म भरने के लिए, तो अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया था, फॉर्म को नहीं फिल किया, तो आप कर दीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।